अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, उसके बाद क्या अवध ओझा की जरूरत, और वो भी एक गुंडे। सब जेल को ऐसे मंदिर मस्जिद की तरह मत्था टेक टेक के आ रहे हैं, बेल पे छूट छूट के आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं है। पंजाब में अगर मिल जाएगा ना, वहाँ की एक महिला भी आप लेके आ जाइए दिल्ली में और वो बता दीजिए कि उनको 1000 मिल गए। हम 2100 का फॉर्म खुद भरवा देंगे सबसे। बिल्कुल, मेरी 2500 पे निगाह नहीं है, मुझे मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी पे मेरी निगाह है, क्योंकि बीजेपी पितृ सत्ता या लालची लोगों की सत्ता नहीं है। जो कैपेबल होगा आपको वो चेहरा एकदम उस गद्दी पे दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, ये पटपटगंज विधानसभा है, बहुत ही हॉट सीट बन गई है। अवध ओझा फेमस टीचर इन्फ्लुएंसर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जो यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, वो सीट छोड़कर जा चुके हैं। रवि नेगी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। बड़ी संख्या में युवा हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर रुझान किस तरफ है, अवध ओझा या रवि नेगी। मुद्दे क्या है मैडम आपके, क्या नाम है आपका? पूजा झा। पूजा झा जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ का? देखिए, बीजेपी के अलावा इधर कुछ माहौल हो ही नहीं सकता। इसका जीता जागता सबूत ये है कि मनीष सिसोदिया जी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागे, जिस स्पीड से भागे हैं, और जंगपुरा की तरफ उन्होंने लैंड किया अपने यान को। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि यहाँ पे सिर्फ मोदी जी के अलावा, मोदी जी के शेरों के अलावा और कोई यहाँ पे अपने पैर जमा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हमारा प्रत्याशी भी है यहाँ का, वो यहाँ का बेटा है। वो इन गलियों में खेला है, इन गलियों में कूदा है, यहाँ पे उसकी पैदाइश है, वो गली कूचों को जानता है। हम वो व्यक्ति हैं जो गली गली हर घर जानते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आके यहाँ पे, और वो मनीष सिसोदिया जी जब भागे अपने, उसके बाद उन्होंने एक ओझा जी को यहाँ पे लैंड करवाया कि एक ओझा जी, इतने फेमस आदमी आप कह रहे हैं कि बाहरी हैं ओझा जी। जी जी, मैं बताती हूँ आपको। मैंने सुना है कि वो अपने ही मुंह से कहते हैं कि मैं बहुत बुंदेलखंडी और समथिंग यूपी के कहीं के हैं। आप देखिए, मेरे को प्रॉपर्ली पता भी नहीं है उनके बारे में। मुझे इनफैक्ट ये नहीं पता था, जब मैंने सुना कोई यहाँ पे अवध ओझा खड़ा हुआ है। देखिए, मैंने अवध ओझा जी की वीडियोस देखी थी, क्योंकि यंगस्टर ही थोड़ा उनको जानते हैं। उसके अलावा आप महिलाओं के पास जाइए, पुरुषों के पास जाइए, जो एक एज तबके के हैं, जो बुजुर्ग हैं, कोई उनको नहीं पहचानता है। और मैं आप तो पहचानती है ना? हाँ, मैं वही बता रही हूँ, मैं अपने पे आ रही हूँ। अब मैं युवा हूँ, मेरे को जब बोला गया कि अवध ओझा आया है, अरे वो यूट्यूबर, अरे वो जो रील्स बनाता है, मैंने कहा कौन अवध ओझा? ये मेरे जेन्युइन रिएक्शन थे। मैंने कहा कौन अवध ओझा, मैं तो नहीं जानती। फिर जब मुझे रील दिखाया, मैंने कहा अरे हाँ, इस सॉरी फॉर माई वर्ड, इस चोमू से के तो मैंने देखा है रील्स में। ये अच्छा ये है, तो ये एजुकेशन का तहलका मचाएगा। जब मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे क्रांति ला के गए थे, उन्होंने कहा मैंने फुल डेवलप कर दिया है, शिक्षा में मेरे से कोई हाथ नहीं मिला सकता, इधर मैं तहलका मचा चुका हूँ। अगर ठीक है, आप यहाँ पे सब कुछ करके व्यवस्था करके चले गए, फिर भी आपको एक शिक्षक की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सिसोदिया जी? अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, उसके बाद क्या अवध ओझा की जरूरत, और वो भी एक गुंडे की, जो कह रहा है यूपी में मैंने 9 साल की उम्र में कट्टा चलाना सीखा था, और डंके की चोट पे बोलता है कि मेरे अगेंस्ट इतने केसेस हैं। मेरे केसेस जाके आप थाने में देख लीजिए, उनके रील्स उठा के देखिए। उनके जिन लोगों को, तो बचपन की अंत समझ उम्र की थी ना वो मामला, अब कट्टा थोड़ी, अब तक पेन है ना उनके हाथ में। जी जी, मैं बताती हूँ। एक बच्चे को आप जिस हिसाब से परवरिश देंगे ना, पैसा कमाने के लिए आजकल रील्स की दुनिया, सो कॉल्ड जो एक बनावटी हमारी रील्स की दुनिया है, जिसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर यंगस्टर कहाँ भटकते हैं, जहाँ पे ये एक मोटिवेशनल स्पीकर को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा है। अगर आपका कहना है उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, यंगस्टर फॉलोअर्स हैं, आप उन फॉलोअर्स को क्या डिलीवर कर रहे हो कि आप एक गुंडे बने, आप जवानी में कुछ भी कर सकते हैं, फिर आइए आप रील्स पे, यहाँ पे आप पगड़ी बांधिए, कुछ भी अंट शंट बकिए, आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं, आप यंगस्टर को भड़काइए। तो ये इससे वो डिलीवर युद्ध तक क्या कर रहे हैं कि कट्टा चलाना आप सीखिए। 4 साल में पैदा हुई है, माँ के पेट से निकलिए, आप कट्टा चलाना सीख लीजिए। बल्कि आपका फ्यूचर इतना ब्राइट है, आप सबका खून करते जाइए, आपको जेल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप सीधा पहले विधायक बनेंगे और क्या पता सीएम की गद्दी पे बैठ जाए। ये युवाओं को डिलीवर कर रहे हैं वो। कट्टा उनका अतीत है, फ्यूचर उनका शिक्षक है। वो कह रहे हैं पटपटगंज के युवाओं को वो कोचिंग दिलाएंगे, कहीं पैसा नहीं देना पड़ेगा,
युवाओं का फ्यूचर ब्राइट कह रहे हैं वो करने के लिए। ये क्योंकि आम आदमी से यहाँ पे एंट्री की है ना इन्होंने, लैंड वहीं से हुए हैं ना। छोड़ी हुई एक सीट पे भागा हुआ, कुचला हुआ, दबा हुआ इंसान जो जेल से छूट के आया था, जिसे यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भ्रष्टाचारी, चोरी और ये क्या कहते हैं हमारे जो रिहा हुए कैदी हैं सिर्फ उनकी सरकार है, उसके अलावा कुछ नहीं। इनके बहुत सख्त हो रही हैं आप। बिल्कुल, मैं आपको गिनवाती हूँ इनके। क्या हुए कैदियों की सरकार बता रही हैं आप? बिल्कुल मैं गिनवा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि आप ये मेरे को क्वेश्चन करेंगे। इनके 8 मंत्री, 15 विधायक, इनका खुद सीएम, डिप्टी सीएम, एक सांसद, सब जेल को ऐसे मंदिर मस्जिद की तरह मत्था टेक टेक के आ रहे हैं, बेल पे छूट छूट के आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं है, ये जेल से छूटे हुए कैदियों की सरकार नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में हम कब तक सरकार अपनी देते रहेंगे? इन पे लोगों ने भरोसा इस बुनियाद पे किया था, ये आए अन्ना हजारे जी के साथ कि कट्टर ईमानदार, मैं एकदम इनका पीछे ईमानदारी शब्द नहीं था, वो कहना चाह रहे थे मैं कट्टर भ्रष्टाचारी, एकदम मैं कट्टर था। ईमानदारी कहा था वैसे उन्होंने, ईमानदारी कहा था। मुझे जहाँ तक लगता है हम यंगस्टर बुद्धू नहीं है, मुझे यही सुनाई दिया था कि ये कह रहे हैं चीख चीख के। एक टाइम पे तो मैं भी थोड़ा बुद्धू बनी, अरे सच में क्या कोई देवता उतर के आया क्या? इन्होंने पहले ही सत्र में अपनी औकात बिल्कुल दिखाई कि मैं ये ईमानदार नहीं, मैं भ्रष्टाचार बोल रहा था, तो मैं समझ पाई। लेकिन अभी तक सबकी आंखें खुलनी बहुत आवश्यक है और बहुत लोगों की आंखें खुल चुकी है। फ्री का यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं देता है, कभी भी नहीं। आप फ्री के नाम पे पानी की बात करते हैं, आप जगह जगह देखिएगा जो सीवर का पानी है वो नल के थ्रू हमारे घरों में आ रहा है और वही हमारे अंदर जाके हमें हॉस्पिटल तक पहुँचा रहा है। जी कह रहे सब कुछ चकाचक कर दूंगा ना, कोई दिक्कत ना छोड़ूंगा। तो सिसोदिया जी ने क्या किया था? चकाचक क्या किया था उन्होंने? मेरा क्वेश्चन फिर उनसे है कि सिसोदिया कह रहे, अवध भी कह रहे कि हम स्ट्रेटेजी के हिसाब से चुनाव लड़ रहे, अवध जी को लाना है इसलिए ये सीट छोड़ी, भागे नहीं है वो। आप गलत कह रही हैं। अवध जी को जिताना है, व्हाई? माय क्वेश्चन इज व्हाई? आप शिक्षा के स्तर में, यहाँ पे एक हमारा मंगलम का स्कूल है जिसका वो प्रचार करते रहते हैं कि मैंने उसको बनवाया है, उन्होंने बनवाया नहीं है। मैं इसी स्कूल की छात्रा हूँ और मैं जानती हूँ उसमें एजुकेशन की क्वालिटी में कितना फ़र्क आया है। आप मेरे बोलने या मेरे अपीयरेंस से आप देख सकते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी थी, अभी के बच्चों की क्वालिटी वहाँ पे देखिएगा कि क्या क्वालिटी है। एक स्विमिंग पूल उन्होंने वहाँ पे बनवाया है कि हम बच्चों को स्किल सिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे 300 रुपए 400 रुपए चार्ज किया जाता है और बाहरी लोगों को उसमें स्विम करने दिया जाता है। पैसे लेके सिखा रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ के छात्राओं को उसमें घुसने नहीं दिया जाता है, पूरा उन्होंने कवर किया हुआ है। और जो बाहर से आते हैं ये तो आप धंधा बना रहे हैं। जैसे आपने कोविड के टाइम पे 5 स्टार होटल में बैठ के हम जनता की जान का सौदा किया था, जहाँ पे पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही थी, जहाँ पे पूर्वांचली लोग मर रहे थे। पूर्वांचलियों के उन्होंने कितना अभद्र चीज़ों वाक्यों का प्रयोग किया है। एक हमारा भाई, उत्तराखंडी भाई दिलवर सिंह नेगी, वो इतनी बुरी तरह से हमलों में मारा गया। इन्होंने क्या किया है? इतनी इनसिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई सुविधाएं नहीं है। आप बस की बात करते हैं यहाँ पे, महिलाओं के लिए तो बस फ्री है ही, बस की बात क्या करें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही महिलाओं को देखा जाता है वो लोग इतनी स्पीड से भागते हैं कि एक्सीडेंट तक भी आराम से हो सकता है, कोई भी उसमें दब कुचल जा सकता है। ऐसी कौन सी सुविधाएं आप महिलाओं को दे रहे हैं? कामकाजी महिलाएं हैं, आप उनको स्किल सिखाइए। देखो फ्री बिजली का है तो वादा लोगों से किया है, लेकिन महिलाओं को फ्री बस तो मिल ही रही है। सर बस मिल रही है, आप पास में हम बस स्टॉप पे खड़े हैं, आप जाकर देखिए कितने टाइम पे बस आएगी और कितने टाइम पे वो रोकेंगे। 2100 रुपए देने की बात करें, 2100 देंगे महीने में। पंजाब में तो दे दें, पहले पंजाब में दे दें, फिर दिल्ली का देख लेंगे। पंजाब में अगर मिल जाएगा ना, वहाँ की एक महिला भी आप लेके आ जाइए दिल्ली में और वो बता दीजिए कि उनको 1000 मिल गए, हम 2100 का फॉर्म खुद भरवा देंगे सबसे। 2100 का तो आपको मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। जी मैं 2100 का तो नहीं सोचूंगी, मैं मोदी जी का जरूर सोचूंगी। इन भ्रष्टाचारियों दोगुले 2500 के पर निगाह है आपकी? बिल्कुल, मेरी 2500 पे निगाह नहीं है। मुझे मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी पे मेरी निगाह है कि उनके रहते हुए यहाँ पे मैं डेवलपमेंट देखूं। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को रिगार्ड करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जो ये 2 कौड़ी के लोग, वैसे तो हमारे 2 कौड़ी के लोग कह रहे हैं कि उनके पास तो दूल्हा नहीं है। दिल्ली का दूल्हा कौन होगा, यही सवाल सोल्व नहीं कर पा रही बीजेपी।
क्योंकि बीजेपी पितृ सत्ता या लालची लोगों की सत्ता नहीं है। जो कैपेबल होगा आपको वो चेहरा एकदम उस गद्दी पे दिखेगा और बहुत ईमानदारी से वो काम करेगा। बीजेपी एक संघ से निकली हुई पार्टी है जो राष्ट्र के तरफ सेवा में लगी रहती है। अब संघ का नाम करते ही लोग मोदी जी का नाम करते सुनते ही हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने नहीं ली है? अगर आप ये कहेंगे अरे बांग्लादेशी है यहाँ पे, आप नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ वो चला रहे हैं, वो उनकी दुकानें बंद करवा रहे हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं चला रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं है, सारी योजनाएं वो ले रहे हैं, वो खिलाफ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे उनके धर्म का सम्मान किया जाता है कि आप कहीं पे उनका मस्जिद है, वो अपने लोगों से खरीदते हैं कुछ चीज़, वैसे ही हमारे कल्चर के भी कुछ रिवाज हैं। हमने भी भाईचारा निभाया है। लेकिन अगर हमारा कोई तीज त्योहार है जिसमें हम मीट मछली नहीं खा रहे हैं, आप किसी हिंदू सोसाइटी में हैं उसमें, तो ये मेरे को लगता है, मेरे को पर्सनली भी ये लगता है कि हमारे पार्षद जी जो कि अभी प्रत्याशी हैं हमारे विधायक के, तो वो एक अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य ये होगा कि अगर आप मुस्लिम हैं और मैं आपकी हिंदू बहन हूँ, तो मेरा अगर कोई चल रहा है अभी मेरा त्यौहार, तो आप क्योंकि आप हिंदू के मोहल्ले में आप उसको एक दिन बंद रखें, क्योंकि मैं मीट मछली नहीं खाती हूँ।